फ्रांस से थे रेने डेकार्ट। ये 17वीं सदी के फिलोसफर है। He was born in 1500 was 1596. That's like as good as saying 1600s में ही इनका लाइफ मैच्योरिटी इनकी 1600s में ही हुई। एक वेल्दी फैमिली से थे और कभी शादी नहीं की इन्होंने। There seems to be a discussion on at least 2 of his affairs. But that's not our point. Our point is that he lived a life of a bachelor. And coming from a wealthy family, living a life of bachelor, that means all of your wealth is for your own good. So he could dedicate a lot of time for his philosophical meditations. कैथलिक थे ये पूरी ज़िंदगी, लेकिन कैथलिक्स के खिलाफ प्रोटेस्टेंट आर्मी में एक वक्त काम किया। फिर to atone for his sins कैथलिक आर्मी में भी काम किया अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट्स। सो लाइक बैलेंस्ड बोथ साइड्स। ये सारे काम इन्होंने किए कभी, बट नेवर टुक ए प्रोफेशन इन दैट सेंस ऑफ द टर्म। एक लाइफ लॉन्ग करियर एक्टिविटी नहीं की इन्होंने कभी। क्रिएटिव मैथमेटिशियन और ज़्यादा अपने मैथमेटिक्स के लिए ही जाने जाते हैं। कार्टेशियन प्लेन, आपने कार्टेशियन ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी स्कूल में डेफिनेटली। और सबसे ज़्यादा फेम इनको मिला क्वीन क्रिस्टियाना स्वीडन से। She called him and he went there. But like all good things that happen to men, this also ended quite like in a jiffy. So he died in a year. शायद 49 में वहाँ गए और 59 की डेथ हो गई। Died of pneumonia. डेकार्ट के 2 वर्क है। एक रेगुले, मतलब इनके हैं वर्क्स, मतलब ऑफ आवर कंसर्न, and second is meditations. Meditations I recommend, please take it up and read. More so once you finish these sessions, उसके बाद जब इनके आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, then you'll find a beauty in them. They're really beautiful texts. They're amazing texts. So meditations you can read in like a couple of days. It's not like a very long text. डेकार्ट्स के सामने प्रॉब्लम क्या है? डेकार्ट्स के सामने प्रॉब्लम है कि इतनी महान हस्तियां गुजरी हैं, इतने बड़े बड़े नाम, और ये 1600s में लिख रहे हैं, तो अब सिर्फ एरिस्टोटल और प्लेटो नहीं है, और भी बहुत सारे नाम हैं। थॉमस एक्विनास गुजरे हैं, तो अब इमाम गजाली भी गुजरे हैं, अब एवेरोस गुजरे हैं इनके लिए, इब्न रुशद वो भी गुजरे हैं। So what many philosophers have gone, the best minds that ever lived, ये इनके सामने है। डेकार्ट के लिए मसला है, yet there is not a single proposition जिस पे डिस्प्यूट नहीं है। डेकार्ट के लिए मसला ये है कि इतने दिग्गज गुजरने के बावजूद there is not even a single statement we can agree upon. लेकिन डेकार्ट did not despair of knowledge. इनके लिए नॉलेज को चढ़ना ही है उस लेवल की सर्टेनिटी पे जिस लेवल पे उनके ज़माने में अरिथमेटिक और ज्योमेट्री था। ज्योमेट्री और अरिथमेटिक जिस लेवल की सर्टेनिटी प्रेजेंट करते हैं, इनका कहना था हर इल्म को इल्म तभी कहा जाएगा जब वो इस लेवल की सर्टेनिटी इम्पार्ट कर सके। ये जो इल्म है, इनका मानना था, ये हम तब कर सकते हैं हासिल जब हम एक अप्रोप्रिएट मेथड डिवाइस करें, and there's an appropriate method of inquiry, then we can find that knowledge which is like certain. So that's going to be our first discussion, the method. इसको कहते भी हैं method. It's a proper term here. When you talk about the method, you're talking about
डेकार्ट्स। इनफैक्ट मोस्ट प्रोबेबली इनके किताब का नाम है डिस्कोर्सेस ऑन द मेथड। इनके सामने जो रियलिटी है, एवरी फिलोसफर इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम। तो इनका भी जो इनके सामने अर्थमेटिक और ज्योमेट्री, मुसलमानों ने उसको एक अर्श पे पहुंचा दिया था। तो ही वाज लुकिंग एट इट कि ये देखो कितना सर्टन नॉलेज है, मैथमेटिकल नॉलेज। तो ये हैरान होते थे कि फिलोसफर्स क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं, व्हाई कांट दे डिवाइस अ मेथड जिसके बेस पे वो भी ऐसा ही सर्टन नॉलेज हासिल कर सके, विच वुड हैव लाइक सॉलिड फर्म फाउंडेशंस। तो इस वजह से डेकार्ट का ये मानना था कि इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट मैटर, but it is the method itself which is more important in philosophy. He realized that it wasn't the subject matter of mathematics or geometry that gave it certainty, but it was the very method on which mathematics or geometry is based that gave it certainty. तो इस वजह से डेकार्ट ने ही attempted to understand कि मैथमेटिक्स का मेथड है क्या, और उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं जो हम बाकी साइंसेस में यूज़ करें इन एडवांसिंग नॉलेज इन दोज पर्टिकुलर फील्ड्स। ये है सब्जेक्ट मैटर इनका। इस इंक्वायरी को वो यूनिवर्सल मैथमेटिक्स कहते थे। ये इनके रेगुले में है। तो इस वजह से डेकार्ट का प्राइमरी कंसर्न इज फर्स्ट टू फाइंड द रूल्स फॉर फिलोसफाइजिंग। 36 रूल्स मेंशन किए हैं इन्होंने टोटल मेथड में, जिसमें से जो किताब हम मेंशन कर रहे हैं रेगुलर उसमें 31 रूल्स है, 5 और एल्सवेयर। हमारे लिए 36 रूल्स सब जानना ज़रूरी नहीं है। हम नटशेल में कुछ एक रूल्स तो पढ़ेंगे जिससे हमको क्लैरिफाई हो जाएगा एक्चुअल मेथड है क्या, और फिर जब हम उस मेथड का एप्लीकेशन करेंगे तो वो ओवरऑल रूल्स डिफाइन हो ही जाएंगे। ऑब्जेक्ट इज कार्टेशियन, इस मेथड को कार्टेशियन मेथड बोलेंगे फ्रॉम हिज नेम। सो दिस कार्टेशियन मेथडोलॉजी, इसका मकसद क्या है कि मैथमेटिकल मेथड को फ़लसफ़े पे अप्लाई करें तो ऑब्टेन सर्टेन नॉलेज। हम इसमें 4 रूल्स देखते हैं। पहला रूल कि हम कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे unless and until we are certain about it. So we will never accept anything as true unless we are clear that it is so. डेकार्ट्स का मानना था कि एरर्स हर जगह दिख रही है। poorly comprehended experiences, जल्दबाजी, groundless या preconceived notions कुछ आपके, इस सब की वजह से you might have incorporated an error into your thought. तो इसके खिलाफ दीवार खड़ी करने के लिए उन्होंने क्या कहा, that we would refuse to believe anything which is not clear and distinctly perceived. ये जो टर्म है ना, क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली परसीव्ड, ये भी टेक्निकल टर्म है। ये क्लियरली डिस्टिंक्टली को इन्होंने बहुत ज़्यादा फिर डिस्क्राइब भी किया है, हम भी आगे करेंगे इंशाल्लाह समझने की कोशिश, व्हाट डिड ही मीन बाय क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। बट फॉर नाउ वी अंडरस्टैंड वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनलेस वी आर सर्टन दैट इट इज़ ट्रू। दैट इज़ द फर्स्ट रूल। सेकेंड इज कि जो भी आपके सामने क्वेश्चन है, whatever you are examining right now, divide it into as many parts as possible. Further division उस क्वेश्चन का नहीं हो पाएगा, इस हद तक आपको उसको डिवाइड करना है। हम किसी वेग चीज़ से शुरू करेंगे, किसी इनडेफिनेट चीज़ से शुरू करेंगे, और उसको एक्सप्लेन करते करते वी विल रीच टू दैट स्टेज ऑफ क्लियरनेस एंड डिस्टिंक्टिवनेस। फिर कहते हैं डेकार्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट्स से शुरू करें, सिंपल चीज़ों से, और फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाएं। ऑब्वियसली अपने डिस्कोर्सेज ऑन मेथड में वो उनको एक्सप्लेन करते हैं, वेयर डिड आई गेट दीज थिंग्स फ्रॉम, एवरीथिंग ही डज। पर हमारे लिए ऑब्वियसली यू कैन स्पेंड अ लाइफ विद अ फिलोसफर, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। डेकार्ट में भी आर फ्यू सेशंस, दैट्स ऑल। दिस एक्सप्लेनेशन जो आपको ये you have to ascend step by step, this has to be an ordered and systematic explanation.
और ये ऑर्डर्ड और सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे डेकार्ट का मैथमेटिशियन जिंदा हो रहा है, दिस इज डिडक्टिव यूज, डिडक्टिव लॉजिक का इस्तेमाल करके, कि आप जो भी कहें इट शुड बी डिड्यूसिबल फ्रॉम एन अर्लियर फैक्ट, जो आप मैथमेटिक्स में करते हैं। आप मैथमेटिक्स में वो एक एक स्टेप करते हैं, दिस इम्प्लाइज सो एंड सो, दैट इम्प्लाइज सो एंड सो, दैट इम्प्लाइज सो, फाइनली यू रीच योर कंक्लूजन। तो कहते हैं यही करना है। और क्या कहते हैं, जो भी आप कहेंगे, जो भी आप एक्सप्लेनेशन देंगे, वट एवर एन्यूमरेशन यू डू, it should be so complete that you are assured nothing is omitted, कुछ भी omit नहीं होना चाहिए। एक कॉम्प्लेक्स चीज को हम तभी जान सकते हैं when we know उसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, उन सब को हम सेपरेटली क्लियरली डिस्टिंक्टली जानते हैं अब, और when we know the order or system in which they are found. So if you know a thing, you would know two things about it. One, all its parts separately, clearly and distinctly, and how the parts work together. तब आप उस सिस्टम को जानते हैं। तो यहाँ पे आपको डेकार्ट का मैथमेटिशियन दिख रहा होगा, ऑब्सेस्ड विद दैट मैथमेटिकल क्लैरिटी। तो इस ऑब्सेशन को वो फिलॉसफी में लेकर आए, और यहाँ पे भी वो चाहते थे एक ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच फिलॉसफी पे लगाएं। अब जब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल, जिस चीज़ को हम सब लोग समझते हैं, वहाँ पे हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है, हम जब जियोमेट्री फॉर एग्जांपल करते हैं, वी स्टार्ट विथ अ फ्यू सेल्फ एविडेंट एक्सियम्स, पॉइंट, लाइन, प्लेन, ये सारी चीज़ें, ये सेल्फ एविडेंट एक्सियम्स होते हैं। फिर इन पे बेस्ड हम कुछ डिडक्शंस करते हैं और एक एलॉबरेटेड सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री बनाते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स पढ़ी होंगी, उसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जिसमें आपको एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, वो सारी चीज़ें बताई गई, फिर उस पे बेस्ड बाकी ज्योमेट्री आपने की। ठीक, ये आपको पता चलता है व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री। इन द सेम वे फिलॉसफी को भी समझा जा सकता है। डेकार्ट कहते हैं, by an inductive enumeration and critical shifting of all ideas, a single certain point to deduce all further truths can be attained. यहाँ पे एक हमारा ये जो स्टेटमेंट है, इसको समझने के लिए we'll have to dig a little deeper. ये कहते हैं, the first task of philosophy is therefore analytic, the second is synthetic. ये टर्मिनोलॉजी आगे बहुत इस्तेमाल होनी है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है फॉर अस टू अंडरस्टैंड। इस सिंथेटिक और क्या था, एनालिटिक। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू स्टेटमेंट्स फर्स्ट, बिकॉज दे आर गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन। दो इंटरप्रिटेशंस है इसकी, दोनों देखते हैं, बट दे आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी, दे आर लाइक वन इज अ बेटर एक्सप्लेनेशन देन द अदर। दोनों एक ही चीज़ कह रहे हैं, इट्स नॉट दैट सम, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कंक्लूजन्स में भी, बट देन लेट्स सी। जब हम फलसफे में स्टेटमेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं एक जजमेंट की। जजमेंट आपका इंग्लिश में भी आप समझते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, जो बात हो रही है वो उसका प्रेडिकेट है। Sham is the king of, say, Awadh. So Sham is the subject here, is the king of Awadh, is the predicate. It talks something about Sham. Gopal is 6 feet tall. Gopal is the subject, is 6 feet tall. ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास। अब ये एनालिटिक हो सकता है, ये सिंथेटिक हो सकता है, मतलब यही एक स्टेटमेंट, दोनों चीज़ें नहीं हो सकता, ये दोनों में से एक ही होगा। आई मीन स्टेटमेंट कैन बी आइदर एनालिटिक और सिंथेटिक। कैंट के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा इसको मशहूर किया और हम उन्हीं से अपनी डेफिनेशन लेंगे, कैंट के हिसाब से एक एनालिटिक स्टेटमेंट इज़ वन इन विच द कंसेप्ट ऑफ प्रेडिकेट इज़ ऑलरेडी कंटेन्ड इन द सब्जेक्ट। जो इसका प्रेडिकेट है उसने कोई नई बात बोली ही नहीं, वो सब्जेक्ट में ऑलरेडी था। जैसे ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स,
ट्राइंगल सब्जेक्ट है, हैज़ 3 साइड्स इज प्रेडिकेट, बट प्रेडिकेट ने कोई नई बात नहीं बोली। ट्राइंगल की डेफिनेशन में खुद ही ये ऑलरेडी था, इट्स एन एनालिटिकल स्टेटमेंट। ठीक। सिंथेटिक स्टेटमेंट क्या है? जो उसमें आप कुछ ऐड करें। जैसे ट्राइंगल इज a three-sided figure, it's just analytic statement, it adds nothing in the information of triangle. This triangle is bigger in area than XYZ triangle. एक सिंथेटिक स्टेटमेंट है, इसने इस ट्रायंगल के बारे में एक नया इंफॉर्मेशन दिया जो पहले ट्रायंगल की डेफिनेशन में खुद से नहीं है। टाइगर इज कार्निवोरस, इट्स अ सिंथेटिक स्टेटमेंट, टाइगर की डेफिनेशन में कार्निवोर नहीं है। ये तो है इमैनुअल कैंट का व्यू ऑफ लुकिंग एट इट। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट वो उसको थोड़ा सा और मतलब एक बेहतर डेफिनेशन, काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि दे हैव अ बेटर डेफिनेशन। वो लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स हैं तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस में उनका होल्ड ज़्यादा है, बट लाइक एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव नोन इट, जो 1 साल से सुन रहे हैं मुझे कि मैं कैंट का ही फैन हूँ, तो आई थिंक कैंट इज़ बेटर। बट what do they say? They say analytic statement is one which is true or false on the basis of the meaning of the words. जिसका ट्रूथ और फॉल्स मीनिंग पे डिपेंडेंट है। सो हमारा एनालिटिक स्टेटमेंट क्या था? ट्रायंगल इज अ फिगर विद 3 साइड्स। तो इसका ट्रूथ और फॉल्स हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? हम इसको ऐसे एस्टेब्लिश करेंगे if the meaning of triangle is incorporates this 3 sides, then it is true, then it's analytic statement. अब इसका ये एनालिटिक और सिंथेटिक में हमको डिवाइड क्यों करना है? ये हमें डिवाइड ही क्यों करना है? जब हम कैंट पढ़ेंगे तब आपको पूरा समझ आएगा। एनालिटिक इज दैट स्टेटमेंट विच इज नॉट गिविंग यू एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, सिंथेटिक इज दैट स्टेटमेंट विच इज गिविंग यू न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, एंड एज वी गो ऑन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर एंड मोर। यहाँ पे आया तो वी नीडेड टू नो इट। तो अब हमें थोड़ा सा इनके बारे में पता चला कि कैंट क्या कह रहे, ये सॉरी डेकार्ट क्या कह रहे हैं, लेकिन मसला तो अभी हमारा हल हुआ नहीं। हाउ कैन वी फाइंड समथिंग विच इज श्योर एंड सर्टन? मेथड बताइए ना सर, कैसे? डेकार्ट कहते हैं कि सिंगल सर्टन ट्रूथ तक हम सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पहुंच सकते हैं, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डेलिब्रेट डाउट। डेकार्ट का मानना है कि जब हम डाउट को उसके फार्देस्ट लिमिट तक पुश करेंगे, हर चीज को डाउट करते रहेंगे, वी विल रीच टू समथिंग विच कैन नॉट बी डाउटेड, विच इज क्लियरली परसीव्ड, कि उस पर अब डाउट नहीं हो सकता है। तो चलिए करते हैं इस मेथड को अप्लाई। डेकार्ट कहते हैं सेंस, प्रत्यक्ष, जो हमने हिंदू फलसफे में पढ़ा था, कहते इसकी टेस्टिमनी को तो हम डाउट कर सकते हैं। हमारे सेंसेस से हमको ये किताब, चाय, टेबल, चेयर, ये सारा इल्म मिल रहा है, ये सब हमको सेंसेस से ही मिल रहा है। लेकिन कभी कभार हमको रोप में स्नेक भी तो दिखता है, लेकिन होता तो है नहीं, कैन बी डाउटेड, सो आवर सेंसेस डिसीविंग अस। तो ये कहते हैं डेकार्ट कि rationally if a thing can doubt you once, it can doubt you twice. If it can doubt you twice by principle of mathematical induction, it can doubt you like n number of times. So a thing that can doubt you once enough नहीं चाहिए हमको ये, we need certain and clear knowledge. हम it's not just कि we are, आप ये बोलें कि लाइट कम थी तो इस वजह से हुआ, चीज़ बहुत दूर थी इस वजह से हमको कुछ और लगा। डेकार्ट कहते हैं नहीं, इट्स नॉट दैट। आप अगर ये आर्ग्यू करें डेकार्ट के साथ कि इस पे भी कोई डाउट है कि यू आर सिटिंग इन ए चेयर राइट नाउ और वट एवर यू आर सिटिंग अपॉन, तो डेकार्ट कहता है कि येस इवन दैट कैन बी डाउटेड। तो आप तो हैरान हो जाएंगे कि हाउ,
डेकार्ड कहते हैं कि सपने में तुम्हें नहीं लगता तुम बैठे होते हो? बिल्कुल क्लियरली लगता है कि तुम बैठे हो। जैसे मैं आज घूम के आ गया दूसरे मुल्क से सपने में, बट सुबह आँख खोली तो देखा कि आई वाज देयर इन माय बेड, बट इट वाज क्लियर कि आई वाज देयर इन सम अदर नेशन। तो डेकार्ड कहते हैं कि व्हाट इफ यू आर ड्रीमिंग, और जब जागोगे पता चलेगा ये सब झूठ था। तो आवर प्रेजेंट सेंस एक्सपीरियंस कैन बी डिसीविंग अस। तो डेकार्ड का मानना है कुछ सेंस के बिलीव्स दे आर मोर प्रोबेबल देन अदर्स, दे अपेयर कन्विंसिंग एज लॉन्ग एज दे लास्ट। द मोमेंट हमको कुछ और पता चलेगा वी रियलाइज कि दे वर नॉट सो। तो वी हैव एम्पल रीजंस फॉर डाउटिंग आवर सेंस टेस्टिमनी। डेकार्ड ने क्या कहा था? वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग अनलेस वी नो क्लियरली दैट इज द केस। गया ये। साइंटिफिक नॉलेज का क्या करेंगे? वो तो क्लियर है, सर्टन है। डेकार्ड का जवाब, ट्रुथ्स ऑफ साइंस कैन आल्सो बी डाउटेड। तो हमको तो लगता है 2+2 = 4 कैन नॉट बी डाउटेड। ये तो सपने में भी 2+2 4 ही है। लेकिन डेकार्ड कहते हैं कि ये जितना भी ये इल्म की दुनिया है, ये इल्म की दुनिया ही अगर किसी से फॉर एग्जाम्पल मॉन्स्टर ने बनाई है, इफ ही हैज कंस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ दिस एडिफिस जिसके अंदर हमारा ये सेट ऑफ नॉलेज है, तो इट कैन बी अबाउट दैट सेट कि ये वहाँ पे वर्क कर रहा है, वहाँ पे 1+1 = 2। बट इफ दैट मॉन्स्टर इज गॉन देन वी रियलाइज इट्स समथिंग एल्स। तो ये वाला मसला भी गया। तो हर एक चीज़ अब गई, अब बचा ही गया। डेकार्ड कहते हैं कि नहीं, अभी एक चीज़ बची, दैट ए डाउट कैन नॉट बी डाउटेड। दिस कैन नॉट बी डाउटेड दैट आई एम डाउटिंग। जब डाउट ने हर एक चीज़ को ख़त्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, बट द फैक्ट दैट आई एम डाउटिंग, दिस कैन नॉट बी डाउटेड। चाहे ये सपना है, रियल कॉन्शियसनेस है, जो भी है, जैसे भी है, आई मस्ट एग्जिस्ट एज अ डाउटिंग और थिंकिंग बी। डेकार्ट ने डाउट से एस्टेब्लिश क्या किया? सर्टेनिटी, पहली सर्टेनिटी। If you remember, I talked about the difference between Western philosophy and Islamic philosophy is fundamentally this. They start with doubt. We start with certainty. Their falsafa starts with that we don't know anything. Our falsafa starts with that we know for certain things. So that's like one difference. And this creates a lot of psychological problems. We will try to understand them in चीज़ों से होता क्या है। और if you are not like, अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है, तो दीज थिंग्स हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन हाउ यू थिंक। तो आई मस्ट एग्जिस्ट एज ए डाउटिंग और थिंकिंग बीइंग, इवन इफ देयर इज अ डीमन टू डिसीव मी, बट देयर हैज टू बी अ मी टू डिसीव, सो देयरफॉर आई एग्जिस्ट। ये बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है, कॉजिटो एर्गो सम। दिस इज व्हाट इट मीन्स, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। ये जो कार्टेशियन डाउट है, ये साइकोलॉजिकल डाउट नहीं है। जो साइकोलॉजिकल डाउट होता है उनको, ये वो डाउट की बात नहीं हो रही है। डार्कनेस में कोई सामने से छोटा सा जानवर क्रॉस कर दिया, सो ये डाउट whether it was a rat or a mouse or something else, but this is not that doubt. ये एक डायरेक्ट फीलिंग नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस डाउट नहीं है, ये एक लॉजिकल डाउट है, एक डिलिब्रेट है, ये ज़बरदस्ती किया गया डाउट है। इसमें ये पर्सनल नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ वाबस्ता नहीं है। इट्स नॉट कंसर्न विद अ पर्टिकुलर थिंग, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट। इट्स ओवरऑल यूनिवर्सल डाउट। ये स्केप्टिसिज्म भी नहीं है। डेकार्ट्स यहाँ पे ये असर्ट नहीं कह रहे हैं व्हाट कैन बी डाउटेड इज फॉल्स। दिस इज नॉट व्हाट ही इज सेइंग। ही इज ओनली सपोजिंग कि let us start from a firm bedrock. That's all he wants to say. He is not saying that all of that we believe in is a lie.
he would go on, अब इस स्टेटमेंट से he would go on reconstructing the world he has destroyed. जो दुनिया उन्होंने डिस्ट्रॉय की है उसको वो रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे. ये नटशेल में वेस्ट है. अगर आप वेस्टर्न दुनिया को देखना चाहते हैं, वेस्टर्न दुनिया की डेफिनेशन इज दिस: डिस्ट्रॉय एंड देन क्रिएट what you have destroyed. So the solution, the Western solution to all problems are the problems that the Western solutions have created. तो वैसे ही ये है. तो डेकार्ट्स ऐसा नहीं कह रहे कि whatever is doubted is false. He's saying that let's start with something that is certain. स्केप्टिसिज्म एक प्रॉपर फिलोसॉफिकल पोजीशन है, एक कंक्लूजन है फलसफे का. यहाँ पे आपने देखा डाउट स्टार्टिंग पॉइंट है, कंक्लूजन नहीं है. स्केप्टिसिज्म सेज कि इन सर्टेन नॉलेज इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे तो सर्टेन नॉलेज एस्टैब्लिश करने के लिए यूज हुआ डाउट, और सर्टेन नॉलेज एस्टैब्लिश हो गई. कार्टेशियन डाउट इज ओनली ए स्टार्टिंग पॉइंट. 2-3 बातें इसके कॉग्निटो एर्गो सम पे कर लेते हैं. अब ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल बन गया, फाइनल सर्टेनिटी जिस पे हम पहुंचे. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस स्टेटमेंट के. और डेकार्ट जब इस सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं, व्हाट डज ही अंडरस्टैंड बाय इट? पहली बात, आई थिंक देयरफॉर आई एम. इट सीम्स एज एन इन्फरेंस. आई थिंक से मैंने इन्फर किया आई एग्जिस्ट. डेकार्ट ऐसा कहते हैं कि ऐसा लेकिन नहीं है. That's not what I am saying. I'm not saying that it is based on I think I derived that I exist. If that is the case, what would happen? अगर ऐसा होता, इसका मतलब ये होता कि एग्जिस्टेंस किसी और प्रेमाइस पे डिपेंडेंट है. फिर से वही मतला हो गया. आपको अगेन प्रेमाइस पे जाना पड़ेगा और फिर रिलेशन एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी. नो, ये कहते हैं डेकार्ट कि मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ. It's a primitive knowledge. It's self-existent axiom that I am telling you. I'm not inferring anything. ये वही पॉइंट और लाइन की जो डेफिनेशन हम एक्सेप्ट करते हैं ज्योमेट्री में, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि this is a self-evident axiom. और अगर हम इसको ये माने कि it's inferred, then we will go to premise, then premise की premise, and again we will end up in a loop and infinite regress. We would never reach a position जिसको हम डाउट नहीं कर सकते. However, ये जो कॉग्निटो की सर्टेनिटी है, ये क्लियर है एंड डिस्टिंक्ट है. फिर से देखिए, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आया. एंड दैट नथिंग एल्स कुड बी परसीव्ड और इंट्यूटेड विद द सेम सर्टेनिटी. इस सर्टेनिटी और कुछ भी हम नहीं इतना सर्टेनली एस्टैब्लिश कर सकते हैं. कॉग्निटो एर्गो सम का मतलब ये है कि मेरी कॉन्शियसनेस खुद ही रिवील करती है कि मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ. ये ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्शियस हूँ उससे मैं इन्फर कर रहा हूँ कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ. नहीं, कॉन्शियसनेस इज सेल्फ रिवीलिंग माई एग्जिस्टेंस. यहाँ पे एक इनसेपरेबिलिटी है थॉट और जो थिंग इज थिंकिंग, उनकी सेपरेशन पॉसिबल नहीं है. My being implied in my being consciousness is the first principle, not logically, but psychologically. अब लेकिन यहाँ पे therefore क्यों लगाया था? प्रॉब्लम ये है कि और कोई तरीका नहीं है बोलने का इस चीज़ को. काफ़ी सारे इसको लिखते भी है, I think, comma, I am. बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं. But this use of therefore, it's something unfortunate, and this is where it became that criticism का source of criticism. A lot of criticism took place. ये जो therefore है, इसका इस्तेमाल इन्होंने किया क्यों? एक तो वजह, there is no other way you can write this sentence properly. आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो डेकार्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं कि लेकिन therefore का मतलब सिर्फ यही नहीं है जो आप समझते हैं. प्राइमरीली हम therefore को यूज करते हैं इन्फरेंस में. A is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C. कहते हैं हाँ, प्राइमरीली ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है, लेकिन therefore रिलेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है.
टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द टू, ये उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। मैं इसको रिलेशन बताने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉट एज एन इन्फरेंस। दूसरी चीज कि आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट से ये भी नहीं समझना है कि सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग मीन्स एग्जिस्टेंस। नहीं, थिंकिंग से एग्जिस्टेंस प्रूव होती है, बट एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन थिंकिंग। देयर कैन बी थिंग्स दैट एग्जिस्ट बट आर नॉट थिंकिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैलेसी बहुत आर्ग्यूमेंट्स में हमारे होती है। ए इम्प्लाइज बी डज नॉट मीन बी ऑल्सो इम्प्लाइज ए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको समझनी है वो ये कि कॉन्शियसनेस खुद के अंदर एग्जिस्टेंस छुपा के है, मतलब एग्जिस्टेंस उसके अंदर ऑलरेडी है। इसके अलावा कॉग्निटो से हमको बस इतना पता चल रहा है कि आई एग्जिस्ट, बट हाउ डू आई एग्जिस्ट, इन व्हाट फॉर्म डू आई एग्जिस्ट, ये अभी नहीं पता चला। ये आई से आप ये नहीं समझिएगा माई बॉडी, नॉट एट ऑल, बिकॉज फ्रॉम कॉग्निटो आई जस्ट नो दैट आई एग्जिस्ट, आई नो दैट आई एम, आई डोंट नो व्हाट आई एम, आई डोंट नो येट द कंटेंट ऑफ दैट विच आई एम, कि उसके अंदर व्हाट इज दैट सब्सटेंस दैट आई एम, अभी वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ। What constitutes the self is not known yet. Only that the self exists is known yet. And finally, we can say that which thinks is a substance. कैसे पता कि ये substance है? डेकार्ट कहते हैं डिस्कोर्स ऑफ मेथड में, कहते हैं कि ये सर्टन है कि थिंकिंग कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट अ थिंग विच इज थिंकिंग, or generally that any accident or activity cannot be without a substance जिसकी वो एक्टिविटी होगी। तो इस वजह से the substance has to exist. So now we have two things. One is that thinking is taking place, and second is that there is something that is thinking. डेकार्ट का ये जो ओपिनियन है इस पे सब एग्री नहीं करते हैं। हम जब हम अभी रैशनलिस्ट फिलोसफर्स को देख रहे हैं, इनके खिलाफ स्कूल जो खड़ा हुआ सबसे बड़ा वो हुआ ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट्स का। एम्पिरिसिस्ट्स के फाउंडर हो गए जॉन लॉक, वो भी डिसएग्री करते हैं इसके साथ। लॉक थोड़ा बहुत तो एग्री करते हैं कि इंट्यूशन पे हम वी माइट नो द सेल्फ, लेकिन जब इसको आगे बढ़ाते हैं एम्पिरिस्ट फलसफे को, so the disagreements become clear. So this thought is finally rejected by empiricists. They reject this contention of Descartes. हम इसको ह्यूम में देखेंगे कि how he finally concluded कि we cannot know our existence ऐसे for sure. So finally फलसफे का conclusion up to empiricist school is this कि एक permanent self की existence we can never know, and Immanuel Kant is also of a similar opinion. इस मसले में ये जो क्रिटिसिज्म होता है, इस क्रिटिसिज्म को हम डिटेल में पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में भी, और अगर इन्होंने कवर किया क्योंकि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में प्रूफ ऑफ गॉड इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और प्रूफ ऑफ गॉड डेकार्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अगला स्टेप ये गॉड को इन्वॉल्व करेंगे आप, तो देन ही विल हैव टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इफ दिस बुक कवर्स द क्रिटिसिज्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड देन वी विल डू इट हियर। तो वो क्रिटिसिज्म क्या है? वो क्रिटिसिज्म है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट की तरह यूज़ करना इसको, आई एम को। कहने का मतलब जो इन्होंने यूज़ किया है ना, ये होना, टू बी, आई एम, ये जो इन्होंने यूज़ किया, स्कॉलर्स से ये गलत यूज़ है ग्रामर का। ये ग्रामेटिकली ये बात हो ही नहीं रही है जो डेकार्ट इस स्टेटमेंट से कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर प्रोपोजिशन ये हो सकती है कि आई एम ए क्रिकेटर, नॉट सिंपली आई एम। आई एम के बाद कुछ ना कुछ होना है ज़रूरी। सो द वर्ब आई एम, टू बी, होना, by itself it cannot be a predicate। पहला ग्रामेटिकल प्रॉब्लम ये है। दूसरे से ये और क्लियर हो जाएगा कि हाउ इज दैट अ प्रॉब्लम, व्हाई वी कैन नॉट यूज द स्टेटमेंट लाइक दिस।
आई थिंक से आई एग्जिस्ट, इसका लॉजिकल ट्रांजिशन क्या है? अब डेकार्ट ने इसको कैसे सॉल्व किया? डेकार्ट ने बोला कि ये देयरफॉर इसमें लगाना ही नहीं था, एग्जिस्टेंस इज ऑलरेडी एन थिंकिंग। लेकिन स्कॉलर्स आर्ग्यू कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, एग्जिस्टेंस हम नहीं कह सकते विद रिगार्ड टू सब्जेक्ट, बट एग्जिस्टेंस हियर इज विद रिगार्ड टू प्रेडिकेट। जैसे व्हेन यू से पिछले वाले स्टेटमेंट में आई एम ए क्रिकेटर, इट डज नॉट मीन आई एग्जिस्ट्स, इट मीन्स क्रिकेटिंग एग्जिस्ट्स। इट जैसे आई एम ए पोएट, दैट मीन्स पोएट्स एग्जिस्ट, doesn't mean I exist. So there is this argument as well. And finally, the biggest of all arguments is that from this statement, only this can be concluded that thinking exists, not the existence of the thing that is thinking. लेकिन डेकार्ट के लिए कॉगितो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस आर्ग्यूमेंट। ये उनके फिलॉसफी का सेंट्रल पॉइंट है, यहीं से शुरू होगा जो भी शुरू होगा। यही एक वाहिद ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा ट्रुथ है जो सेल्फ एविडेंट है, क्लियर है और डिस्टिंक्ट है। और कोई भी चीज़ डाउट हो सकती है, डेकार्ट के लिए ये एक चीज़ है जिसको डाउट नहीं किया जा सकता। और जो इसका कैरेक्टर है क्लियर होने का, डिस्टिंक्ट होने का, इट सर्व्स एज द क्राइटेरिया फॉर ऑल अदर ट्रुथ्स। डेकार्ट कहते हैं कि ये इतना ही नहीं है, मतलब इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस महज इतनी नहीं है कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल बन गया या ये फर्स्ट प्रीमाइज बन गया, नहीं। कहते इसने हमेशा के लिए एग्नोस्टिसिज्म को ख़त्म कर दिया। द एग्नोस्टिसिज्म विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज, इज नॉलेज पॉसिबल, ही सेज, दैट हैज एंडेड। और ये पहला स्टेटमेंट है एग्जिस्टेंस प्रूव करने का, कि कुछ तो है जो एग्जिस्ट कर रहा है। ये डेकार्ट की इस सारी बात में जब हम इसको फर्दर एनालिसिस करते हैं, वी अंडरस्टैंड देयर आर स्टिल सर्टेन assumptions which he is taking, that there is some certain knowledge which is possible। ये एक assumption है, and it seems to be a very important assumption। और डेकार्ट के लिए it would be like कि इस assumption के बिना हो ही नहीं सकता कुछ। Philosophy would not be possible without this assumption। If आप कोई भी स्टेटमेंट यूज करेंगे वो कुछ ना कुछ सर्टन नॉलेज होगा ही होगा। दैट सर्टन नॉलेज इज नॉट पॉसिबल इज अ सर्टन नॉलेज। सो डेकार्ट के लिए इट्स एन assumption you just cannot avoid, so you have to believe certain knowledge is possible। तो ये एक चीज है। दूसरा, क्लियर और डिस्टिंक्ट, whatever is clear and distinct can be proved to be true। ये भी एक assumption है। इसको थोड़ा समझते हैं, इस क्लियर और डिस्टिंक्ट को, कि what does he actually mean by this clear and distinct। ये जो एक कॉगितो एर्गो सम है, इसका ट्रुथ किस चीज पे बेस्ड है? Upon what is its truth based? Descartes says its truth is based because I clearly and distinctively know that I am doubting। So there is something by virtue of which cogito becomes something which we cannot doubt। तो यहाँ से the basis जिस पे ये अब हुआ, वो बेसिस पे एम्फेसिस डालना इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि डेकार्ट कहते हैं कि अगर मुझे बेसिस पता चल गई तो मैं उस बेसिस को बाकी हर जगह अप्लाई करूँगा। Whatever made this statement true, I would apply that to rest of my statements and establish the truth of whatever I want to establish। अब समझे, अगर कॉगितो एर्गो सम इसलिए ट्रू है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड, देन वट एवर एक्स वाई जेड सेटिस्फाइज, वट एवर स्टेटमेंट सेटिस्फाइज एक्स वाई जेड, that statement will become true। So all philosophy would be possible। Now, what is it that makes cogito true? Descartes says because it is clear and distinct। Clearness and distinctness may be regarded as the criteria of any true knowledge।
anything which is as clear and as distinct as is cogito, that must be regarded true. अब इसको डेकार्ट के वर्ड्स में ही समझते हैं कि ये व्हाट्स ही ट्राइंग टू से. वन सेक. ये मैं इनकी बुक है मेडिटेशन. आई एम रीडिंग फ्रॉम मेडिटेशन. Once he has like devastated all and then established cogito ergo sum, उसके बाद ये लिखते हैं, कहते हैं कि ये जो मैंने अभी तक डिस्कस किया, ये कॉगितो एर्गो सम जो हमने अभी डिस्कस किया, कॉगितो एर्गो सम पे पहुंचे, फिर हमने थोड़ा सा कॉगितो एर्गो सम के बारे में बोला, यही डेकार्ट भी कर दे, उसके बाद ये लिख रहे हैं. कहते ये जो जितना भी मैंने डिस्कशन किया, मैंने यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में बात की विच आई ट्रूली नो ऑफ, या और एट लीस्ट व्हाट सो फार आई हैव नोटिस्ड दैट आई नो. अभी तक मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा था. कहते अब मैं आगे थोड़ा केयरफुली बढ़ना चाहता हूँ और ये देखने की कोशिश करता हूँ वेदर परहैप्स देयर मे बी अदर थिंग्स जो आई माइट हैव फेल्ड टू नोटिस बाय नाउ. इसी स्टेटमेंट में आई डाउट देयरफॉर आई एग्जिस्ट, कहते हैं इसी चीज में देयर माइट बी अदर थिंग्स आई फेल टू नोटिस जो मैंने अभी तक डिस्कस की. कहते अभी तक आई एम सर्टन दैट आई एम ए थिंकिंग थिंग, बट इज दैट ओनली थिंग दैट आई नो. कहते इफ आई नो कि आई एम सर्टन दैट आई एम थिंकिंग, देन आई ऑल्सो नो दैट आई एम सर्टन. डेकार्ट कहते हैं डू आई नॉट देयरफॉर ऑल्सो नो दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मी टू बी सर्टन ऑफ ए थिंग, कि व्हाट इज इट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मी टू बी सर्टन. ये कहते हैं surely in this first instance of knowledge there is nothing but a clear and distinct perception of what I am certain about. Yet this would hardly be enough to render me certain of the truth of a thing, if it could ever happen that something that I perceive so clearly and distinctively were false. And thus I now seem able to posit as a general rule that everything I very clearly and distinctively perceive must be true. आपने देखा होगा यहाँ पे भी क्लियर तब भी नहीं हुआ कि what does he mean by clearly and distinctively. Reading directly from his text. He addresses it elsewhere as well. He says, a clear perception is that which is present and open to an attending mind. Attending mind, a conscious mind, उसको देख रहा है. Just as we say that those things are clearly seen by us, which being present to an eye, strongly, clearly आपको वो दिख रहे हैं. But that perception is distinct. अभी वो distinct नहीं है, अभी सिर्फ वो clear है. But that perception is distinct, which is not only clear. एक तो वो clear होगा ही होगा जो distinct होगा, लेकिन वो उसके बाद प्रिसाइज भी होगा, इज सो प्रिसाइज, और वो बाकी सभी आइडिया से इतना सेपरेटेड होगा, सेपरेटेड फ्रॉम ऑल अदर, कि हम उसको कह सकते कि उसमें कुछ भी नहीं हो जो किसी और चीज़ का हो. देन वी विल से इट इज़ डिस्टिंक्ट. अब उसको ऐसे समझ सकते हैं, बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, लॉट ऑफ साउंड्स, एक हवा की साउंड, कोई कुछ पटक रहा है उसकी आवाज़, गाड़ी के चलने की आवाज़, ये सारी आवाज़ें आप सुन रहे हैं. दिस इज़ क्लियर, दिस इज़ क्लियर, आप ये आवाज़ें सुन रहे हैं. यू कैन सी चू चा ठक, ये सब आप सुन रहे हैं. डिस्टिंक्टिवनेस वुड बी व्हेन यू आर लाइक दिस इज़ कोयल, ये कोयल की आवाज़ है, एंड यू आर एबल टू सेपरेट दैट वॉइस फ्रॉम एवरीथिंग एल्स दैट इज़ नॉट कोयल की आवाज़. इस सेट ऑफ आवाज़ में ये डिफाइन करने के बाद लेट अस ऑल एक्सेप्ट दैट इट इज़ स्टिल नॉट क्लियर, एंड दैट्स वेयर the next criticism comes in. कहा जाता है क्रिटिक्स के मानना ये है कि डेकार्ट हैज नॉट बीन एबल टू ले डाउन एनी लॉजिकल क्राइटेरिया ऑफ क्लियरनेस एंड डिस्टिंक्टनेस. कि होता क्या है ये क्लियर और डिस्टिंक्ट थॉट, ये डेकार्ट साबित नहीं कर पाए. यही फिर
बाकी रैशनलिस्ट फिलोसफर्स में से भी कुछ एक आर्ग्यू करते हैं, जैसे लेबनीज वुड बी लाइक कि ये जो आपने बाहर ये तो प्योरली सब्जेक्टिव है, मेरे लिए क्लियर एंड डिस्टिंक्ट है, किसी और के लिए क्लियर एंड डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता। गिवन दैट, मान लिया 2 मिनट के लिए, दैट्स व्हाई आई थिंक रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय रिलीजन हियर आई मीन दिस मिस्टिकल एलिमेंट इन ह्यूमंस। येट देयर इज एन एलिमेंट, मतलब जब हम प्योरली रैशनल क्या कहते हैं उसको एंडेवर में चलेंगे, when your rationality is not your it's not something that constructs but something that destroys. When you use rationality as an act, then it is true that it destroys most of the things. Then it is true जो हमने यहाँ पे बोला कि डेकार्ट नहीं एस्टैब्लिश कर पाए, डेकार्ट नहीं बता पाए हमको कि क्लियर और डिस्टिंक्ट क्या होता है। लेकिन ये हुआ जब आपका देयर इज दिस इनहेरेंट बायस इनसाइड यू फॉर रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग। बट देन इफ वी पॉज फॉर अ व्हाइल एंड जस्ट आस्क आवरसेल्व्स, डू वी नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग? देन देयर इज एन आंसर टू इट। Yes, we do understand what he is saying, but the answer is not logical, it's experiential. हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी डाउटिंग को, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि क्लियरली और डिस्टिंक्टिवली मुझे कैसे पता चला कि मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में। बट हियर इज अ कैच, व्हेन यू हैव दैट मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन एग्जिस्टेंस, सो जब वो मिस्टिकल एक्सपीरियंस होगा अपनी एग्जिस्टेंस का, एक एक्सपीरियंशियल ट्रुथ को मानना, देयर इज अ $1 million कैच इन इट। आपने रैशनलिज्म में ऑल ऑफ अ सडन एक्सपीरियंस को ले आए, एंटीथेसिस टू रैशनलिज्म, एंड फाइनली द ट्रुथ इज एक्सपीरियंशियल, इट इज नॉट रैशनल एंटायरली। लेकिन जब हम उसको भी करेंगे तब उस पर मसला ये आएगा, अगर हम सिर्फ एक्सपीरियंस पे ध्यान देंगे तो वट एवर द इशूज आर विद दैट वो हम एग्जिस्टेंशियलिज्म में देखेंगे, सॉरी क्या कहते हैं इसको, एम्पिरिसिज्म में देखेंगे। बट फॉर नाउ इस स्टेटमेंट में जो एक्सपीरियंस यूज हुआ, दैट वाज रीच्ड टू ऐड बाय रैशनलिज्म। सो वी सॉ अ ब्यूटीफुल मैरिज बिटवीन अ रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। और ये जो मिस्टिकल एक्सप्लेनेशन है इन दोनों चीज़ों की, इसका जो फिलोसॉफिकल सेंस है वो फाइनली कैंट एक्सप्लेन करते हैं। लाइक ही वुड बी एबल टू लाइक दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करना कि हाउ इट इज़ एक्सपीरियंशियल एज वेल एज देयर इज सर्टन इनेट नॉलेज एज वेल विच इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, वो हम वहाँ पे देखेंगे। बट देन फॉर नाउ लेट्स सम अप ऑन दिस कि क्या ये डेकार्ट ने क्या किया। डेकार्ट ने डाउट से स्टार्ट, पहले मेथड बताया, मेथड के बाद उस मेथड का एप्लीकेशन करके हर चीज़ को डाउट किया। जब उनने चीज़ें डिस्ट्रॉय की डाउट करते करते करते, he reached a final truth that I doubt cannot be doubted. Then ये स्टेटमेंट को उन्होंने एनालाइज किया और कहा कि इस स्टेटमेंट से मुझे सिर्फ इतना ही नहीं पता चला कि आई एग्जिस्ट, इससे मुझे ये भी पता चला कि किसी चीज़ का ट्रुथ वैल्यू कैसे पता चलता है। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि उस चीज़ का क्लियर और डिस्टिंक्टिवली परसीव होना, when it is clearly and distinctively perceived, we establish the truth of that thing. तो ये क्लियर और डिस्टिंक्टिव आइडियाज़ को आप ढूंढेंगे यहाँ से। एंड ही वुड से द फर्स्ट क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया इनसाइड मी इज़ दैट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और वहाँ से आप वो कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे उस दुनिया को जिस दुनिया को उन्होंने अभी अभी बर्बाद किया, डिस्ट्रॉय किया। So we'll continue the discussion with the existence of God, how he is able to prove it, and what is the criticism of those proofs, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह कल।